नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 21 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। एक आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो आपके पॉलिटी से डायरेक्ट रिलेट करके पूछा जा सकता है पीटी और मेंस दोनों जगहों पर। तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि मेंस में मुख्य रूप से GS2 पेपर में आपका करंट अफेयर ही पूछा जाता है मैक्सिमम हिस्सों में, लेकिन वो मूल अधिकार से संबंधित है तो वहाँ से पीटी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, साथ में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जहाँ से आप में सवाल पूछे जा सकते हैं। और 71 BPSC के लिए 25 मई से ग्रुप शुरू हो रहा है। पेड ग्रुप है आंसर राइटिंग से रिलेटेड। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर एक साल आपने लिख लिया तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। कल आपको पता ही है, कल 5वें फेज़ का इलेक्शन था, लेकिन शहरी एरिया में वोटिंग परसेंटेज जो है तुलनात्मक रूप से कंपेयर करें तो कम रहा है। कल क्यों कम रहा है? क्योंकि हीट वेव का एक दौर है, बहुत तेज़ हीट वेव है। 45-46 डिग्री तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है आजकल। उसके अलावा ग्रामीण एरिया में वोट पड़े हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, थाने, नासिक, लखनऊ, इन सब जगहों पर वोटिंग जो है परसेंटेज काफ़ी कम रहा। लगभग 54%, 54.33%, 54.33% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो कि सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो परसेंटेज है ये माना जा रहा है ऐसा कि वोटर उदासीनता के साथ साथ टेम्परेचर के कारण भी प्रभावित हो रहा है। बारामूला में लगभग 58.17% के करीब वोटिंग हुआ है, जो एक सही माना जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो हेडलाइन है उसमें क्या है आपको पता ही होगा। कल ही मैंने बता दिया था कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और ईरान के विदेश मंत्री, इन दोनों की मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। पता ही होगा, मैंने लोकेशन भी आपको दिखाया था। ईरान के उत्तरी हिस्से में तबरेज़ शहर के पास में ये इलाका जो है ये हिली एरिया है और ये अजरबैजान से लगता है। इस प्रांत का, ईरान के इस प्रांत का नाम है उत्तरी अजरबैजान, ऐसे ही करके इस प्रांत का नाम है, जिसकी राजधानी तबरेज़ है। उसी के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये कल ही मैंने आपको न्यूज़ दिखा दिया था। ईरान का बाउंड्री आपको मैपिंग वगैरह सब कुछ करवा दिया था। तो सवाल अगर पूछा जाएगा तो वहीं से पूछा जाएगा। उसके अलावा हेलीकॉप्टर क्रैश से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि हेलीकॉप्टर क्या था। ये सब चीज़ें बकवास होती है। अगर कोई पढ़ा रहा है तो गलत पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ना चाहिए आपको। और आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। आर्टिकल देखिए क्या है, आर्टिकल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके पश्चात और भी कुछ न्यूज़ होंगे आज के लिए। ओके, इसमें ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश में एक छोटा सा न्यूज़ और है कि भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और आज अपने झंडे को भी झुकाया जाएगा थोड़ा सा नीचे तक। और सरकारी कोई भी आज कार्यक्रम नहीं होंगे देश भर में। सरकारी कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम अलग होते हैं, गवर्नमेंट का कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम आज नहीं होगा। तो ये भारत सरकार ने ईरान के साथ अपनी मित्रता को लेकर एक संदेश जाहिर करने के लिए ये दिन को घोषित किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक छोटा सा न्यूज़ था आपके लिए। चलिए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, इसका हेडलाइन क्या था। ये द इंडियन एक्सप्रेस में आया था। कब आया था? 17 तारीख को आया था। ये न्यूज़ क्लिक पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, सम्यक प्रक्रिया का पालन। न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं उनको गिरफ्तार किया गया था यूएपीए के तहत में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और उसमें कुछ चीज़ों पर कमेंट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के लोकतांत्रिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में। तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये मामला। देखिए पिछले वर्ष दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया था, जहां उन पर आरोप लगाया गया था वो कथित तौर पर चीन द्वारा वित्त पोषित अपने न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से भारत की संप्रभुता को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारत की सॉवरेनिटी है उसको बाधित करने, उसके समक्ष खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, इन पर आरोप लगाया गया था। और दिल्ली पुलिस ने बोला था कि चीन का जो प्रोपेगेंडा होता है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं भारत में। भारत सरकार को, जो भारत की एजेंसियां हैं अलग अलग, उनको कुछ फंडिंग वगैरह के सबूत भी मिले थे उस समय। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के आसपास इनकी गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया और जहां न्यायालय ने यह माना कि दिल्ली पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967 के तहत उनकी गिरफ्तारी और रिमांड विधि के दृष्टिकोण से अवैध है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि यूएपीए 1967 के तहत जो इनको गिरफ्तार किया गया था, प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया गया था, ये गिरफ्तारी जो है अवैध है। यहाँ पर क्या बोला गया, शब्द ध्यान रखिएगा, जो गिरफ्तार किया गया वो गिरफ्तारी अवैध है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फैसला है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि लिखित रूप में आधारों को बताने की आवश्यकता निरोध या हिरासत के मामले में भी समान रूप से लागू होती है कि आपको लिखित रूप से जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको गिरफ्तार किस बेसिस पर किया जा रहा है ये आपको इन्फॉर्म करना अनिवार्य होता है। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया है तो आप गिरफ्तारी को सही नहीं ठहरा सकते हैं। इससे इस बात पर बल दिया जाता है कि जांच एजेंसियां पुलिस द्वारा लिखित रूप में गिरफ्तारी या हिरासत के आधारों को बताना उल्लंघनीय है। किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नो मैटर कि आप यूएपीए के तहत किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, पीएमएलए एक्ट के तहत में गिरफ्तार कर रहे हैं या किसी सामान्य विधि के उल्लंघन के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले उसको लिखित रूप से आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपने गिरफ्तारी किस आधार पर किया है, किस बेसिस पर किया, लिखित रूप से ये आपको बताना पड़ेगा। और ये जो है ये उल्लंघनीय है। कोई भी मामला हो उसमें आपको इसको लागू करना पड़ेगा। निर्णय में विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उचित प्रक्रिया और समग्र प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से कठोर यूएपीए मामलों में जहां साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रतिलोम भार अभियुक्त पर रखा गया है। जो अभियुक्त होता है उस पर यह भार होता है कि यूएपीए के तहत में कि आप खुद को निर्दोष साबित करें। उस परिप्रेक्ष्य में आपको ये बताना पड़ेगा किस आप मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं, किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध क्यों ठहराया, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें कई सारे ऐसे बहुत सारे प्रावधान आएंगे, छोटे छोटे केस आएंगे जहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। सबसे पहला तो मामला यही था, गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी का आधार प्रदान नहीं किए गए थे जो गिरफ्तारी को अवैध साबित करता है। अगर आपने आधार प्रदान नहीं किया है अरेस्ट करने का तो इसको अवैध ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता पंकज बंसल मामले 2023 के निर्णय के दृष्टांत पर हिरासत से रिहाई का हक होता है। पंकज बंसल मामले सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि गिरफ्तारी के आधार आरोपी को लिखित रूप में प्रदान किए जाना चाहिए। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट किया था कि अगर किसी को आप हिरासत में ले रहे गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको उसका आधार स्पष्ट रूप से लिखित रूप से बताना ही पड़ेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) से प्राप्त होता है। मूल अधिकार से प्राप्त होता है कि न्यायालय को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं, संविधान से प्राप्त हैं और हमें और आपको भी प्राप्त है कि आर्टिकल 22(1) के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। यही वो अनुच्छेद है जो आपसे पीटीवी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इस मूल अधिकार का कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी एवं रिमांड की प्रक्रिया को अवैध कर देगा और इसी का उल्लंघन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसी का उल्लंघन किया था कि गिरफ्तारी का आधार बताए बिना गिरफ्तार किया गया था, जो कि मूल अधिकार का हिस्सा है। मूल अधिकार में आर्टिकल है। ओके, गिरफ्तारी के कारणों के प्रति पाना मूल अधिकार है। गिरफ्तारी का जो कारण है उसका एक कॉपी देगी आपको पुलिस जब भी गिरफ्तार करती है। तो निर्णय में कहा गया न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि यूएपीए के प्रावधान के तहत अपराध का कृत्य करने के आरोप में या किसी अन्य अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का मूल व सांविधिक अधिकार प्राप्त है तथा गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के शीघ्र अतिशीघ्र उपलब्ध करवाई जानी चाहिए कि आपको किस आधार पर कैद किया जा रहा। अपनाई गई प्रक्रिया प्रक्षण या संदिग्ध है। मामले के तथ्य बताते हुए पीठ ने कहा कि एफआईआर के प्रति अपीलकर्ता के साथ साझा नहीं की गई है। प्रति का मतलब कॉपी, फोटो कॉपी एक, जब तक कि रिमांड आदेश पारित नहीं हो गया। निर्णय में यह भी कहा गया कि पूरी कार्रवाई प्रच्छन्न तरीके से की गई। यह विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये इसी लाइन को अंडरलाइन करना है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का तात्पर्य क्या होता है। की उपेक्षा करने का मनसापूर्ण प्रयास था, जहां आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का आधार के बारे में बताए बिना पुलिस हिरासत में रखा गया। रिमांड के लिए प्रार्थना का विरोध करने और जमानत मांगने के लिए अपनी पसंद की विधि व्यवसायी यानी कि उनको वकील के सेवा उठाने से भी वंचित किया गया और न्यायालय को गुमराह किया गया। इतने भारी आरोप किस पर लगे हैं? तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पर लगे हैं। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये अधिकार है कि वो अपने चॉइस के वकील को बुला सकते हैं। विधि अधिकारी कहा जाता, विधि व्यवसायी कहा जाता है उनको, वकीलों को, है ना। लेकिन इस मामले में इन सभी चीज़ों का उल्लंघन किया गया। ये मूल अधिकार का हिस्सा है, ये मूल अधिकार का हिस्सा है वकील पाना। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया हुआ है कि जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके लिए वकील भी मुफ्त में मुहैया करवाई जाती है। SC ST OBC ट्रांसजेंडर कुछ ऐसे समुदाय हैं, बूढ़े लोग भी हो सकते हैं जिनको वकील
मुफ्त में मुहैया करवाती है सरकार, क्योंकि ये अधिकार है। एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, न्यायालय का कमेंट है। निर्णय में यह भी कहा गया कि विधि की यह बात सुस्थापित है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर एनसाइक्लोपीडिया नहीं, यानी इसमें हर विवरण दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है। इसे केवल आपराधिक न्याय की प्रक्रिया को गति देने के लिए दर्ज किया जाता है। जांच अधिकारी के पास मामले की जांच करने, सभी प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने का अधिकार है, जो संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का आधार बनेगी। गिरफ्तारी के लिए लिखित आधारों में गिरफ्तार अभियुक्त को वे सभी बुनियादी तथ्य बताए जाने चाहिए जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार गिरफ्तारी का आधार हमेशा अभियुक्त के लिए व्यक्तिगत होगा और इसे गिरफ्तारी के कारण के समान नहीं माना जाएगा जो प्रकृति में सामान्य होते हैं। अब सबसे मूल हिस्सा जो इसका है वो है विधि की समग्र प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये क्या होता है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, आराम से कवर करते हैं ताकि डिटेल में आपको समझ में आए। वन लाइनर फैक्ट वाले करंट अफेयर नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, वो अब नहीं पूछा जाता है आपसे। विधि की समग्र प्रक्रिया राज्य द्वारा किसी मामले संबंधित सभी विधिक नियमों और सिद्धांतों को लागू करना है ताकि किसी व्यक्ति को प्राप्त सभी कानूनी अधिकारों का सम्मान किया जा सके, कि किसी भी व्यक्ति को जो कानूनी अधिकार मिला हुआ है वो उसको फुलफिल करे, उसको मिले वो सारे अधिकार। दरअसल इसी को सामान्य भाषा में विधि की सम्यक प्रक्रिया कह दी जाती है। कानूनी प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। समग्र प्रक्रिया देश की विधि की शक्ति को संतुलित करती है और व्यक्ति की इसमें रक्षा करती है। जब कोई सरकार विधि के निर्धारित मार्ग का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाती है तो यह समग्र प्रक्रिया का उल्लंघन माना जाता है और विधि के शासन का तिरस्कार करता है। अभी मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ, इसका तात्पर्य होता है कि मनमानी नहीं चलेगा, जो किताब है उसी की चलेगी। किताब का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, संविधान देश में सभी नियम कानूनों का आधार प्रदान करती है। जितने भी आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको आधार कौन प्रदान करती है, ये सब अलग होते हैं। क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर अलग अलग होते हैं सभी, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, लेकिन सबका आधार क्या है तो संविधान है। और संविधान में क्या कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी इस देश में कानून से बड़ा है ही नहीं, सभी के लिए समान रूप से संरक्षित होंगे कानून। तो इसका उल्लंघन किया गया था इस केस में, इसीलिए इसको निरस्त किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। महत्व क्या है इसका, इसमें निष्पक्षता, तर्क संगतता, न्याय संगतता, गैर स्वेच्छाचारिता का अधिकार शामिल है कि तर्क संगत, न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से सुनवाई का अधिकार है। भले वो देश में कोई छोटा चोर हो या बहुत बड़ा अपराधी हो, सभी के लिए पूरी प्रक्रिया समान रूप से चलती है। जब मुंबई में अटैक हुआ था, आपको पता ही होगा, उसके पश्चात जब कसाब को गिरफ्तार किया गया था तो उसको हमने अगले ही दिन तो फांसी नहीं दे दी, उसको भी एक पूरी विधि की समग्र प्रक्रिया का पालन करवाकर पूरे दुनिया को हमने दिखाया कि इतने बड़े खूंखार अपराधी को पकड़ने के बाद भी हमने सभी नियम कानून का पालन करते हुए फिर जाकर उसको फांसी पर चढ़ाया था हमने। तो ये इसलिए बनाया गया है देश में ताकि एक सिविलाइज सोसाइटी हम बना सके, नहीं तो फिर जंगल राज जैसा माहौल हो सकता है। विधि की प्रक्रिया में शामिल कोई भी असमता अवैध मानी जाएगी। इस आधार पर कोई भी विधि पारित करते समय न्यायालय अपनी विधायी बुद्धियों का प्रयोग करता है। विधि की समग्र प्रक्रिया व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी विधि पक्षपातपूर्ण लगती है तो वह उसे निरस्त घोषित कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कानून अगर लगती है कि भाई ये पक्षपातपूर्ण है, तो आपको पता ही होगा आर्टिकल 13 के तहत में, आर्टिकल 226 के तहत में, आर्टिकल 32 के तहत में और केशवानंद भारती मामले के तहत में, इतने सारे जो मामले हैं अलग अलग, इन सभी के द्वारा अधिकार मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि उसको निरस्त कर दे कोई कानून अगर विधि की समग्र प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है तो। राज्य द्वारा स्वीकृत पाठ किसी विधि की मूल प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में विधि की समग्र प्रक्रिया शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब यहीं से सवाल पूछा जाएगा। आपसे एक चीज़ मैं आज बता देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करें पीटी के लिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। ये वो छोटे छोटे चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सवाल नहीं भी आ रहे होंगे तो आप कर ले जाएंगे। जब भी आपसे पूछा जाता है, सामान्य तौर पर 99% केस में क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा अगर स्टेटमेंट बनाकर कि संविधान में इस चीज़ को डिटेल में परिभाषित किया गया है। संविधान में किसी भी चीज़ को डिटेल में परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए लाभ का पद जैसी स्थिति है, लाभ का पद ये पूछा जा चुका है यूपीएससी पीटी में, इसके बारे में भी स्टेटमेंट यही दिया गया था। लाभ के पद को संविधान में बहुत डिटेल में परिभाषित किया गया है। परिभाषित संविधान में बहुत कम चीज़ों को किया गया है, तो संविधान में विधि की समग्र प्रक्रिया को परिभाषित डिटेल में नहीं किया गया है।
ओके, ये ध्यान में रहेगा आपको। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश राज एडवर्ड तृतीय के संविधि में किया गया था। अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में सम्यक प्रक्रिया की अवधारणा को पेश किया गया। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक सरकार से उन सभी विधियों को रद्द करने के लिए कहा जो राज्य के अधिकारियों को बिना सम्यक प्रक्रिया के लोग गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं। कि बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण विधियों के विरुद्ध अपने बचाव में सम्यक प्रक्रिया का अवधारणा का सहारा लिया था कि बिना नियम के, बिना रूल के आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट, क्या वो सम्यक प्रक्रिया का पालन करता था? नहीं, इसीलिए उसको काला कानून की संज्ञा दी गई। जिसको मर्जी उसको उठा लो, ये वाला जो लॉ होता है सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कोई अपराध किया गया, मान लीजिए कोई अपराध किया गया, लेकिन उस अपराध को लेकर अपने देश में कानून उपलब्ध नहीं है, उस अपराध को लेकर अपने देश में कानून नहीं है, तो उस अपराधी को सज़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कानून नहीं है उस चीज़ के लिए। जिस चीज़ के लिए कानून है उसी चीज़ के लिए सज़ा दी जा सकती है। तो अपराध दरअसल में होता क्या है? तो कानूनों का उल्लंघन ही अपराध होता है। अगर हम लोग पॉलिटिकल टर्म में देखें तो जो मैंने आपको शब्द बताया है कि कानून का उल्लंघन ही दरअसल में अपराध माना जाता है। अगर अपराध नहीं है, कानून नहीं है, तो अपराध भी नहीं होगा, नहीं माना जाएगा, भले ही कितना से कितना जघन्य अपराध हो। दुनिया में कई सारे ऐसे केसेज हैं जहाँ पर बड़े बड़े अपराधी इसलिए बच गए क्योंकि उससे रिलेटेड कानून नहीं उपलब्ध था, उसमें बाद में उसको बनाया गया। 17 मार्च 1947 को संविधान सभा को मूल अधिकार उप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी से एक नोट प्राप्त हुआ। इसमें एक मसौदा उपबंध शामिल था। किसी व्यक्ति को विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना उसके जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बी.एन. राव ने सम्यक प्रक्रिया का स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रस्ताव रखा। केस लॉ के माध्यम से विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद A.K. गोपालन से लेकर D.M. जबलपुर 1976 के मामले तक विभिन्न प्रतिगामी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के शाब्दिक अर्थ पर अत्यधिक बल देकर सम्यक प्रक्रिया को कमजोर करने में योगदान दिया है। न्यायालय ने बैंक के राष्ट्रीयकरण मामले 1970 अपना रुख बदला और सम्यक प्रक्रिया को संपत्ति के अधिकार तक विस्तारित कर दिया। मेनका गांधी मामले में न्यायमूर्ति फजल अली की असहमति बहुमत की राय बन गई और सम्यक प्रक्रिया को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंग के रूप में न्यायिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई। अब प्रत्येक विधि का उचित, न्यायसंगत, निष्पक्ष और गैर स्वेच्छाचारी होना आवश्यक है। यूएपीए के बारे में आपको पता ही होगा, इसमें हिरासत की अवधि 180 दिनों तक की जा सकती है। प्रमोद सिंगला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध विधियों को औपनिवेशिक विरासत का बताया था और दुरुपयोग की प्रबल संभावना भी जताई थी। यूएपीए पर अक्सर इल्जाम लगते हैं कि इसके तहत लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है, लेकिन ये कानून इस तरह के होने भी चाहिए देश में, क्योंकि इस तरह के जो एंटी सोशल एक्टिविटी हैं उस पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता भी होती है। रिमांड आदेश सामान्यतः 15 दिन की बजाय 30 दिन का हो सकता है। आरोप पत्र दाखिल करने से पहले न्यायिक हिरासत की अधिकतम अवधि सामान्य 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन की जा सकती है। जमानत प्रावधानों को लेकर विवाद रहता है, इसमें हमेशा जमानत जल्दी मिलता नहीं है लोगों को और बड़ा ही कठोर सा इसमें जमानत का वो दिया गया है। तो यूएपीए के बारे में तो आपको पता ही होगा, यूएपीए कितनी बार मैंने आपको समझाया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें लास्ट टाइम 2019 में संशोधन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। उससे पहले ये पॉलिटी का पूरा डिटेल जो मैंने समझाया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ, अपराध क्या होता है, किस केस क्या था, क्यों उनको बरी किया गया, आर्टिकल 22(1) की बात की है हम लोग, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है पीटी और मेंस दोनों जगहों पर। मैंने स्टेटमेंट भी आपको दिखाया जो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो एक शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उसके पश्चात पेपर के भी कुछ और टॉपिक पर चलेंगे। देखिए दरअसल में इसमें क्या है कि हाइड्रोसीडिंग, अब ये क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोसीडिंग से क्या तात्पर्य है, क्या होता है इसका मतलब। हाइड्रोसीडिंग ही पूछ लेगा, हिंदी इंग्लिश बराबर मायने रखता है उसके लिए। हाइड्रोसीडिंग को हाइड्रोसीडिंग ही देगा, उसका हिंदी मतलब नहीं देगा आपको। पारिस्थितिक रूप से नीलगिरी क्षेत्र में लगातार हो रही भूस्खलन की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य राजमार्ग विभाग मृदा की सफाई और हाइड्रोसीडिंग तकनीक का उपयोग करके एक अस्थायी हरित समाधान लागू कर रहा है। एक ग्रीन सॉल्यूशन है ये किस चीज़ को लेकर, तो भूस्खलन की समस्या जो होती है, लैंडस्लाइड जो बहुत बड़े बड़े आपने देखे होंगे आजकल पहाड़ों में भी खूब ज़्यादा हो रहा है, तो नीलगिरी से लेकर हिमालय के क्षेत्र तक ये समस्या देखी जा रही, भूस्खलन की समस्या। जिसमें क्या होता है कि जो स्लोप है इस पर हमने बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, हमने काट दिया, अब ये पूरा का पूरा मिट्टी जो है वो नीचे आ जाता है। इससे कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, सामान्य तौर पर आपदा का कारण बनता है। सॉइल नेलिंग ये एक भू तकनीक इंजीनियरिंग तकनीक है
जिसमें मृदा को मजबूत करने, मृदा के कटाव को रोकने के लिए इसमें मजबूत तत्वों को शामिल किया जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है कि मृदा की पकड़ जो है मजबूत हो जाती है और मृदा स्लिप नहीं करती है, वो अपने स्लोप पर बनी हुई रहती है, नीचे नहीं आ जाती है। इसको कहा जाता है सॉइल नेलिंग। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसको कृपया ध्यान में रखिएगा। सॉइल नेलिंग प्रक्रिया के बाद हाइड्रोसीडिंग विधि लागू की जाएगी। पहले हम ये प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद हाइड्रोसीडिंग विधि को लागू करेंगे। अब हाइड्रोसीडिंग क्या होता है भाई? जिसमें घास व पौधों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए मृदा पर बीज, उर्वरक, जैविक सामग्री एवं जल के मिश्रण का अनुप्रयोग किया जाता है। और इसके पश्चात क्या करते हैं कि पहले हमने जमीन तैयार की। अब ज़मीन तैयार करने के बाद उस पर बीज, उर्वरक और जैविक सामग्री और जल एक साथ मिक्सर हमने छिड़काव कर दिया, जिससे क्या होगा, वो जो लैंड था जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे, अब वहाँ पर धीरे धीरे घास और पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं। एक पेड़ जब आप काटते हैं तो केवल पेड़ नहीं काटा आपने, बल्कि उस पूरे एरिया के मृदा को भी नुकसान पहुँचाया आपने। तब वो मृदा जो है वो पहाड़ से कटकर नीचे नहीं आएगी, वो जो पेड़ है वो उनको पकड़ कर रखेगा। इसके भूस्खलन को रोका जा सकता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ग्रीन प्रोसेस है, इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वहां पर दीवार बना रहे हैं जिससे रोका जा सके, हम वहां पर प्रकृति के द्वारा ही इसका उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राकृतिक प्रोसेस ही अपना रहे हैं। भारत के कुछ स्थानीय प्रजातियों सहित घास की लगभग 5 प्रजातियां ढलानों के किनारे उगाई जाएंगी। हाइड्रोसीडिंग पूरी होने के बाद घास के रखरखाव की जिम्मेदारी राजमार्ग विभाग की होगी। सॉइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग के माध्यम से भूस्खलन को रोकने का यह हरित समाधान पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नीलगिरी क्षेत्र में सड़क जैसे रैखिक बुनियादी ढांचे के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। दरअसल में ये आपके लिए क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया शानदार सा, कि आपसे अगर पूछा जाता है भूस्खलन की समस्या का समाधान बताइए, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आप सभी से ज़्यादा थोड़े से मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तरीका है जिसको आजकल अपनाया जा रहा है। अपने ही देश में नीलगिरी के क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस चीज़ को अपनाया जा रहा है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सॉइल नेलिंग करने के पश्चात से हमने मिक्सर छिड़क दिया, जिससे क्या होगा, यहाँ पर पेड़ पौधे उगाएंगे और मृदा का भूस्खलन नहीं होगा और मृदा स्थिर बनी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित है। यूपी का हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है। उसमें ये पिटीशन डाला गया था कि इस चीज़ को लेकर कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेज ऑफ पूजा स्थल अधिनियम करके है, 1991 में इसको पारित किया गया था। और इसमें पिटीशन डाला गया कि ये एक्ट वहीं पर केवल लागू होता है जो जगह है वो क्या है, वो अनडिस्प्यूटेड होगा। ये एक्ट डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पर लागू नहीं होता है। ऐसा पिटीशन डाला गया कहाँ पर, तो हाई कोर्ट में डाला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब ये जो उपासना स्थल अधिनियम है, ये क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, क्यों इस चीज़ को लेकर विवाद, दरअसल ये विवाद कहाँ पर है, तो कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला को लेकर विवाद है। मथुरा अगर कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे तो वहाँ पर जो कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य जो मंदिर है, जो जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था, वो जो मुख्य मंदिर है, इसके ठीक ऊपर मस्जिद का डोम बना हुआ है। और मंदिर को तोड़ दिया गया था, आपको पता ही होगा, और औरंगजेब के समय में तोड़ा गया था। और यहाँ पर अभी गुंबद बना हुआ है, उसको मस्जिद का आकार दे दिया गया। नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद का आकार दे दिया गया। इसी को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन जब 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित किया गया था, तो उसमें ये रखा गया था कि इस एक्ट में राम जन्मभूमि को अलग करके, राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी देश के सभी जगह शामिल होंगे, सभी मंदिर मस्जिद शामिल होंगे। जो जैसे हैं वो उसी स्वरूप में रहेंगे, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं किया जा सकता। इसको लेकर एक्ट पारित किया गया था। लेकिन इस एक्ट में राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था, क्योंकि वो मामला 1949 ईस्वी से ही चला आ रहा था, इसलिए उसको अलग रखा गया। बाकी सभी जगहों को इसमें शामिल किया गया। वर्तमान का जो पिटीशन डाला गया उसमें ये बोला गया है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसमें अनडिस्प्यूटेड जगह ही केवल शामिल है, डिस्प्यूटेड जगह शामिल नहीं, ऐसा पिटीशन डाला गया है। अब हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है वो तो पता चल ही गया ही, लेकिन अभी आप इस एक्ट को ज़रा समझ लीजिए, थोड़ा सा ही है, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है ये कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद मामले में उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लेख किया, जो स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक उपासना स्थलों को बदलने पर रोक लगाता है। यह अधिनियम बाबरी मस्जिद 1992 विध्वंस से 1 वर्ष पहले सितंबर 1991 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, आपसे यही स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा कि ये जो एक्ट है ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पारित किया गया था।
आप वहाँ पर सोचेंगे कि बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद ही पारित किया गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके विध्वंस से 1 वर्ष पहले 1991 ईस्वी में ये पारित किया गया था। इस लाइन को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। पिछले साल एग्ज़ाम से पहले 69 बीपीएससी पीटी से पहले मैंने कॉलेजियम सिस्टम डिटेल में पढ़ाया था। कॉलेजियम सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ाया था और उससे पूछा गया पीटी में डायरेक्ट सवाल। कॉलेजियम सिस्टम से स्टेटमेंट बनाकर 4 स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक पढ़िएगा छोटे छोटे फैक्ट को भी। इस अधिनियम के धारा 3 के तहत किसी पूजा का स्थान या उसके एक खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय की पूजा का स्थान में बदलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धारा 3 नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर कोई हिंदू मंदिर है तो हिंदू मंदिर ही रहेगा, वो मुस्लिम मंदिर नहीं, मुस्लिम मस्जिद नहीं बन जाएगा। और कोई मुस्लिम मस्जिद है तो वो हिंदू मंदिर नहीं बन जाएगा। इस पर रोक लगाया गया है। लेकिन इस एक्ट से बाहर रखा गया है, राम जन्मभूमि को रखा गया था, जो मामला अब खत्म हो चुका है। यह अधिनियम राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी प्रदान करता है कि वह स्वतंत्रता के समय मौजूद प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखे, सभी धर्मों में समानता बनाए रखने संरक्षित करने के लिए विधायी दायित्व राज्य की एक आवश्यक धर्मनिरपेक्ष विशेषता है, सेकुलर फीचर है। यह भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में से भी एक है कि राज्य जो है वो सभी धर्मों के प्रति समान रूप से रहेगा, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेगा। छूट क्या है? अयोध्या में विवादित स्थल को अधिनियम से छूट दी गई थी, इसलिए इस कानून के लागू होने के बाद भी अयोध्या मामले पर मुकदमा लड़ा जा सका और यह मुकदमा का फैसला भी हो गया। अब तो मंदिर भी बन गया, सब कुछ बात खत्म है। यह अधिनियम किसी पूजा स्थल पर लागू नहीं होता जो एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक या प्राचीन स्मारक हो अथवा पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा कवर किया गया एक पुरातात्विक स्थल है। देश में 2 प्रकार का स्थल होते हैं इस तरह के। एक होता है भाई कि मंदिर है, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रजिस्टर है, और एक है कि एएसआई के अंदर करता है जिसको पूजा स्थल या ये सब नहीं माना जाता। वो क्या है? जैसे कोई मान लीजिए ताजमहल है, तो ताजमहल कोई मस्जिद तो नहीं है, वो क्या है? तो वो एएसआई के द्वारा ऐतिहासिक एक स्थल शामिल है। जैसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ही मंदिर और अलग अलग मस्जिद के ढांचे हैं, लेकिन वो एएसआई द्वारा है, वो कोई पूजा स्थल नहीं है, वो एएसआई द्वारा सुरक्षित किया गया एक ऐतिहासिक स्थल है। इन दोनों में डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, उन पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। अधिनियम की धारा 6 में अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माना के साथ अधिकतम 3 वर्ष की कैद का प्रावधान है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। छोटा सा एक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देश के जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको सुरक्षित करने में इस एक्ट का बहुत अहम योगदान माना जाता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया के वैक्सीन का जो डोज है ये अफ्रीका के लिए भेजा है। अफ्रीका के लिए इस चीज़ को भेजा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन सा मलेरिया का वैक्सीन? तो R21 मैट्रिक्स M1 वैक्सीन, और 7 से 8 कंट्री जो अफ्रीका के लिए हैं उनके लिए भेजा गया। मलेरिया का वैक्सीन है ये, वैक्सीन है ये। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसका विकास किया गया था। इस वैक्सीन के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि मलेरिया के सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखने को हमें मिलते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वैक्सीन के बारे में और मलेरिया के बारे में अफ्रीका की रिपोर्ट को ज़रा समझते हैं। पीटी फैक्ट के तौर पर ये ध्यान में रखिएगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर R21 मैट्रिक्स M, ये क्या है? R21 मैट्रिक्स M जो है, R21M भी बोला जाता है इसको, हाल ही में चर्चा में रहा। R21M या मैट्रिक्स M जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? ये मलेरिया का वैक्सीन है जिसको ऑक्सफोर्ड ने बनाया है और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं इस वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया की वैक्सीन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सह विकसित R21 मैट्रिक्स M1 मलेरिया का वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है। मैट्रिक्स M घटक नोवावैक्स द्वारा विकसित एक अधिकृत सैपोनिन आधारित सहायक है। यह स्थानीय देशों में इसके उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दिया गया है। अब इस सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और अलग अलग जो अफ्रीका के देश हैं उनको ये भेजा जाएगा, वहाँ पर इस वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। अब तक वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस भी दे दिया गया है। अब ये क्या होता है? सहायक एडजुवेंट किसी टीके में घटक होता है जो इस टीके के प्रति शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली की अनुक्रिया को बढ़ा देता है। जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है उसके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर देता है।
एडजुवेंट्स उस अवधि को बढ़ा देते हैं जिससे एक टीका प्रतिरक्षा प्रणाली की बेहतर पहचान करने, टीके के घटक को लंबे समय तक याद रखने में सहायक कर सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मैट्रिक्स एम जो है ये एडजुवेंट सैपोनिन से प्राप्त होता है, जो चिली में क्विलाजा सैपोनारिया वृक्ष की छाल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक हैं और उसी से इस मैट्रिक्स एम को बनाया गया है। जो चिली देश होता है वहाँ पर क्विलाजा सैपोनारिया वृक्ष होता है, एक वैज्ञानिक नाम है, नहीं ध्यान में रहेगा तो मत याद रखिएगा। वृक्ष की छाल में प्राकृतिक रूप से इस यौगिक पाया जाता है और इसी का उपयोग करके हमने इस वैक्सीन का निर्माण किया है। इस वैक्सीन का निर्माण हमने इसी का उपयोग करके किया है। सैपोनिन का ऐतिहासिक रूप से औषधि उपयोग किया जाता है, इसी सैपोनिन के द्वारा हमने इसको बनाया है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन बहुत आपके कामगार होंगे। मलेरिया ये परजीवी संक्रमित मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। एनफ्लीज मच्छर आपको पता होगा ये सब चीज़। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। प्लाज्मोडियम परजीवी की 5 प्रजातियां हैं जो मनुष्य मलेरिया का कारण बनती हैं, जिनमें से 2 प्रजातियां हैं पी फॉल्सीपेरेल एवं पी वीवैक्स सर्वाधिक खतरा उत्पन्न करती है। ये इन दोनों के क्या है, तो प्लाज्मोडियम के 2 अलग अलग वेरिएंट हैं जो सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न करते हैं, इनको अलग से ध्यान में रखिएगा। पी फॉल्सीपेरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है जो अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रचलित है और इसी के कारण सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोगों की मृत्यु होती है। पी वीवैक्स उप सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है। अन्य मलेरिया प्रजातियां जो मनुष्य को संक्रमित कर सकती वो हैं पी मलेरिया, पी ओवेल और पी नेलोसी। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये सारे अलग अलग वेरिएंट हैं। लक्षण क्या होता है पता ही है आपको। व्यापकता WHO के विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में 245 मिलियन मामलों की तुलना में 2021 में 247 मिलियन मामले सामने आए और यह अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यही आपसे पूछ लिया जाएगा, ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया जाएगा। अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकतर जब भी लग जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा ठहर कर कीजिएगा, उस चीज़ को देख लीजिएगा कि क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंध में क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो इस एरिया में इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। इसलिए केरल अधिकांशतः बहुत सारी बीमारियों का घर होता है क्योंकि वहाँ पर इस तरह के मौसम पाए जाते हैं, बड़ा ही उमस से भरा हुआ। विश्व मलेरिया से होने वाली आधी से अधिक मृत्यु के लिए 4 अफ्रीकी देश जिम्मेदार हैं। नाइजीरिया, कांगो, संयुक्त तंजानिया गणराज्य और नाइजर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। अब इन्हीं को वैक्सीन भेजा जा रहा है। हाल ही में पुष्टि की गई R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन के साथ WHO मध्यम से उच्च पी फॉल्सीपेरल मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के बीच RTS-SAS01 मलेरिया वैक्सीन के व्यापक उपयोग को भी सिफारिश करता है। अब इसका उन्मूलन भी किया जाएगा। वैश्विक रूप से जो उन्मूलन के लिए WHO नीतियाँ रखी है, मलेरिया के लिए WHO वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030 चलाया जा रहा है। 2021 में संशोधित किया गया उच्च लेकिन प्राप्य वैश्विक लक्ष्य स्थापित करती है। 2030 तक 90% मामला कम कर देंगे। 2030 तक मलेरिया से मृत्यु दर को 90% तक कम करना। 2030 तक 35 देशों में उन्मूलन करना है। मलेरिया मुक्त देशों में मलेरिया को पुनः न पाया जाना सुनिश्चित करना। ये वैश्विक रणनीति है WHO का, जिसके द्वारा मलेरिया का उन्मूलन पूरे दुनिया भर में किया जाता है। ये जो मैंने आपको लक्ष्य अलग अलग बताए हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है क्योंकि वैश्विक रूप से इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। अगले PT फैक्ट पर चलते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। अगला टॉपिक देखिए क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अंटार्कटिक पार्लियामेंट जो है इसकी बैठक कहाँ पर हो रही है? कोची में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दरअसल में इसका और अलग नाम से मैंने पढ़ाया था आपको। अंटार्कटिक पार्लियामेंट, ये नाम ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। इसका क्या नाम है? अंटार्कटिक ट्रीटी कंसुलेटिव मीटिंग ATCM। इसका 46वीं बैठक जो है वो कोची में, अपने केरल के कोची में आयोजित किया जाएगा। और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो गोवा है, उसके सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है। ओके, इससे पहले ATCM की बैठक क्या भारत में हुआ है कभी? बिल्कुल, 2007 में दिल्ली में इसकी बैठक इससे पहले ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 2007 में। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। द अंटार्कटिक ट्रीटी जो है इसको कब साइन किया गया था, ये भी ज़रा ध्यान में रखिए। 1959 में इसको साइन किया गया था। उस समय में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका और USSR, यूनाइटेड किंगडम, US वगैरह इसमें शामिल थे। 1961 के आसपास जो है इसमें 56 कंट्रीज जो हैं शामिल हो गए। 1983 में भारत ने इसको ज्वाइन किया था और 1983 में इसको ज्वाइन किया था भारत ने। इस बैठक का मुख्य रूप से की फीचर क्या रखा गया है? तो अंटार्कटिक शैल बी यूज्ड ओनली फॉर पीस
पीसफुल पर्पस, इसको शांतिपूर्वक उद्देश्यों के लिए केवल यूज किया जाएगा और यहाँ पर रिसर्च वगैरह का बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके अलावा बोला गया कि न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह के लिए इसको यूज नहीं किया जाएगा, न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह के लिए इसको यूज नहीं किया जाएगा, ना तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए डंपिंग स्टेशन इसको बनाया जाएगा। ओके, और जितने भी इसके मेंबर हैं उन सभी को ये अधिकार होगा कि भाई वो अंटार्कटिक में जाकर रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवा सकें। भारत भी इसको काफ़ी पहले से इसमें शामिल है। भारत ने ये जो 56 नेशन हैं उनमें से 29 ऐसे नेशन हैं जो इसके परमानेंट मेंबर्स में से एक कहे जा सकते हैं। ये मिस्टेक किया मैंने, 56 मेंबर हैं उसमें से 29 जो है ये कंसुलेटिव पार्टी के तौर पर भी इसमें और रजिस्टर हैं। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसमें बताया है। भारत कब शामिल हुआ, भारत ने कब इस पर साइन किया, सब कुछ मैंने आपको बताया। कब इसको शुरू किया गया, वर्तमान में कितने मेंबर हैं, 56 सदस्य हैं करीब में, किस लिए इसको यूज़ किया जाए, कहाँ पर इसकी बैठक हो रही, कोची में हो रही, क्या इससे पहले बैठक हुआ है? बिल्कुल हुआ है, दिल्ली में इससे पहले 2007 ईस्वी में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। बाकी आपको पता ही होगा भारती, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, ये सब अलग अलग हमारे स्टेशन हैं जिसको हमने अंटार्कटिका में स्थापित किया हुआ है और वहाँ पर इसलिए स्थापित किया क्योंकि हम रिसर्च वगैरह वहाँ पर कंडक्ट करवा सकें। वर्तमान में आयोजन किसके किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गोवा में है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ATCM की बैठक को, जिसको अंटार्कटिक पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसकी बैठक को कोची में आयोजित कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में एक और टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, इन्वायरमेंट गवर्नेंस से संबंधित टॉपिक है। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।